So class 12th, today I will start the new chapter financial statement of companies. ठीक है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पर कमांड बनानी है, क्योंकि ये चैप्टर रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी रिलेटेड है और रेशियो से भी रिलेटेड है और बैलेंस शीट से रिलेटेड है। यानी आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या है? ये पूरी बैलेंस शीट आपको बनानी है। ठीक है, इसमें से कई पॉइंट्स हैं जो आपको शो ऑफ नहीं करने हैं, जो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो पहला पॉइंट हम बैलेंस शीट का जो स्टार्ट करते हैं वो ये है कि फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आप करते हैं नोट नंबर। ठीक है, तो हमने छोटा सा पार्ट पढ़ा है कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड और रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड। ठीक है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी आज हम फुल बैलेंस शीट का डिस्कशन करेंगे। शेड्यूल 6 एज पर शेड्यूल 6 बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज। तो हमने फर्म की बैलेंस शीट अभी पढ़ी थी, अब हम पूरी बैलेंस शीट पढ़ेंगे कंपनी की। ठीक है, सो कंपनी का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो पहला स्टार्टिंग है इसका वो यहाँ से इक्विटी एंड लायबिलिटी। यानी इक्विटी मतलब क्या होता है? कैपिटल, और लायबिलिटी का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड के स्टार्ट करते हैं और पूरा फॉर्मेट आपको याद करना है। एक बार फॉर्मेट देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी होता है और केवल आपको नोट्स टू अकाउंट से फिगर को पोस्ट करना रहता है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है? शेयर कैपिटल, ये आपका मेजर है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में हम लोग एक नंबर में जाते थे। शेयर कैपिटल तीन तरीके की, जैसे हमने बताया था, ऑथोराइज्ड, फिर क्या होता है इशूड, फिर क्या होता है सब्सक्राइब, और फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो वो एक नंबर का था। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। इसका बाइफर्केशन जब आप नोट्स टू अकाउंट में दिखाओगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व। सरप्लस में क्या है? प्रॉफिट लॉस। ठीक है, यानी प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट है मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट्स। इसका यूज इस बैलेंस शीट में आपको केवल शो ऑफ के लिए है, लेकिन इसका यूज ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ से हट जाएगा, मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट्स। ठीक है, तो आपको बनाना कहाँ तक है? टेबल यहाँ तक, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसका भी यूज चल रहा है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट मनी। इसका मतलब है एप्लीकेशन का तो पैसा ले लिया है, लेकिन अभी अलॉट नहीं किया है शेयर्स को। जैसे ए से पैसा ले लिया और अभी हमने शेयर्स पैसा तो ले लिया लेकिन अलॉटमेंट नहीं किया, तो वो होता है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका भी यूज ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो ये बैलेंस शीट में से ये भी हट जाएगा। खाली आपको बनाना क्या है? शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बात करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। अब ये नॉन करेंट लायबिलिटी क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के लिए लिया गया लोन, टिकट, डिबेंचर्स हो गया, सारी चीजें इसमें। नेक्स्ट एक नया पार्ट जो आपको मिलेगा, वो आपकी बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा, लेकिन आपको फिर भी एक प्रिपरेशन करके चलती है कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है। कभी कभी हम लोग करते क्या है कि टैक्स का प्रोविजन हम लोग पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने टैक्स का प्रोविजन किया था 20,000 का। ठीक है, लेकिन जब हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई तो हमारे पास टैक्स आया 22,000। ठीक है, हमने प्रोविजन किया था टैक्स का, माना था कि 20,000 टैक्स लगेगा इस साल, लेकिन लगा कितना? 22,000। जो एक्सेस 2,000 लगा वो आपका क्या है? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वन मोर इम्पॉर्टेंट है कि अगर टैक्स माना था 20,000 और आया 18,000, ठीक है, तो 2,000 रुपये आपने टैक्स ज़्यादा माना है, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? नॉन करेंट एसेट्स के लाइन में, डिफर्ड टैक्स एसेट। ये याद रखिए, जब भी टैक्स ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको कहाँ दिखानी है? नॉन करेंट लायबिलिटी में बी नंबर पार्ट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसका भी ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक है, अगर टैक्स जैसे हमने माना था 20,000 लेकिन आया 18,000, 2,000 बचा, तो वो आपको दिखाना कहाँ पे है? नॉन करेंट एसेट्स में, और कहाँ पे? सी नंबर पार्ट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। अगर एसेट्स का पैसा बच जाता है तो डिफर्ड टैक्स एसेट्स, और बढ़ता है तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सो नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर
देखते हैं कि ये चीज़ें आपको जो दिखानी है नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जिसमें डिवेंचर्स आता है, ज़्यादा यूज इसका होता है, इन तीनों का यूज बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। तो आपको ये हेड्स आपको प्रिपेयर करके चलना है कि नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन से हेड आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। करंट लायबिलिटी में क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी करंट लायबिलिटी में आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आता है, करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ट्रेड पेबल आपको पता है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स किसका पार्ट है, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है अदर करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो इनके अलावा भी कोई लायबिलिटी अगर रह गई हो तो सीधा अदर करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे। लास्ट पॉइंट बचता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बैलेंस शीट है, इसका एक पार्ट है आपका लायबिलिटी का जो आपको प्रिपेयर करना है, और अगर ये पार्ट आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए कैश फ्लो जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार डिस्कशन करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या आता है, ऑथराइज्ड, इशू, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीआर, जनरल रिजर्व और क्या आता है हमारे पास, सरप्लस में प्रॉफिट आएगा, ठीक। नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने कहा था ना कि 20,000 आपने माना था कि आपके पास टैक्स इस साल बन रहा है 20,000, लेकिन जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने पहुंचे तो 22,000 टैक्स बन गया था। 20,000 से 22,000 टैक्स बन गया तो 2,000 की आपके पास लायबिलिटी हो गई, तो वो हम बोलेंगे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर टैक्स की लायबिलिटी टैक्स कम बनता और हमने प्रोविजन किया था ज्यादा से तो वो डिफर्ड टैक्स एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लास्ट आपका फोर्थ नंबर पॉइंट है, तो ये चार पॉइंट आपको बनाने हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, तब ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स, अदर करंट लायबिलिटी जैसे कोई लायबिलिटी अगर छूट गई तो उसको अदर करंट लायबिलिटी मानेंगे। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स में आपका ये एक पार्ट का इसी के जस्ट नीचे बनता है, ये फॉर्मेट देख लीजिएगा आप लोग, फॉर्मेट पेज नंबर, फॉर्मेट हैज गिवन ऑलरेडी पेज नंबर 9.4। सो 9.4 में आपको एसेट्स का पार्ट है। एसेट्स में क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स आता है, फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स में क्या आएगा, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में क्या आता है, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है। इंटेंजिबल में गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट, ठीक है। फिर इसके बाद कैपिटल WIP, जो ऐसा गुड्स जो अभी आपके मशीन पर है तो उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका कोई यूज नहीं है, ज़्यादा यूज इसका नहीं मिलेगा तो इसको राइट करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डायरेक्ट इसका कोई नोट नंबर नहीं होना है, डायरेक्ट आपको पोस्ट कर देना। नोट नंबर इसका रहेगा टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में कैसे, विच टाइप ऑफ एसेट्स, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है। और इंटेंजिबल में गुडविल है, इसका भी नोट्स पे अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को कंपनी में अगर किसी को लोन दे रखा है लंबे समय के लिए और उससे पैसा लेना है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सेकंड आते हैं, ये नंबर पार्ट, फर्स्ट नंबर पार्ट था आपका नॉन करंट एसेट्स इसी में, और सेकंड नंबर पार्ट है आपका करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या है, करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे एक साल के अंदर का इन्वेस्टमेंट तो करंट इन्वेस्टमेंट। अगर बुक्स में नहीं दिया है कुछ भी इन्वेस्टमेंट केवल लिखा है तो आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या क्या है, इन्वेंट्री में स्टोर्स एंड स्पेयर्स है या कोई इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में आपके दो ऑप्शन बनते हैं, 2 से 3 ऑप्शन। करंट इन्वेस्टमेंट तो शॉर्ट टर्म हो गया, और इन्वेंट्री जो है, चलिए इन्वेंट्री में आपको क्या है, इन्वेंट्री मींस स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। पेज नंबर 9.20 में दिया है। इन्वेंट्री में बहुत सारी इन्वेंट्रीज होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स है, WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, लूज टूल्स है, गुड्स इन ट्रांजिट।
यानी ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा। WIP मिल सकता है क्वेश्चन में, स्टॉक इन ट्रेड मिल सकता है, फिनिश गुड्स मिल सकता है, ठीक है। और स्टोर्स स्पेयर्स याद रखिएगा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स प्लस लूज टूल्स, ये आपकी मानी जाती है इन्वेंट्री। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये तीन चीज़ों का आपको ज़्यादा यूज होगा। उसका हेड क्या है आपका, इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री आप बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या इन्वेंट्री है आपकी, स्टॉक इन ट्रेड है कि लूज टूल्स है या फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, ठीक है। तो ये है आपका पार्ट आपका इन्वेंट्री। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं। यू नो वेरी वेल ट्रेड रिसीवेबल, व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड BR बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो वो क्या बन जाती है, करंट एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक आपको पता है, कैश इन हैंड आता है और बैंक आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय के लिए दिया गया कंपनी के द्वारा किसी को पैसा तो वो होता है लंबे समय के लिए दिया गया तो लॉन्ग टर्म, अगर 1 साल से कम के लिए दिया गया तो वो होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। और बाकी जो एसेट्स बच गई तो उनको क्या मानेंगे, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। सो ये आपको एक पूरा फॉर्मेट आपका प्रिपेयर करना है, इसमें से कई चीज़ें हमने हटा दी है जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। लगेगा कि बहुत लॉन्ग बैलेंस शीट है लेकिन होती बहुत सिंपल है। जो नोट्स टू अकाउंट इसका प्रिपेयर कर लेगा उसका 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग डिस्कस करते हैं आज इलस्ट्रेशन नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर पे पूछ सकता है। जैसे पूछेगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 7 में नेम द मेजर हेडिंग्स अंडर विच द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड, ठीक है। द मेजर हेडिंग्स ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ कंपनी बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में कह रहा है द मेजर हेडिंग ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर, तो इक्विटी में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये मेजर हेडिंग हो जाए। मेजर हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, या फिर आपके पास शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट था, ठीक है, और करंट लायबिलिटी, ये आपकी मेजर हेडिंग, ठीक है। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब हम आते हैं, बात करते हैं नेम द मेजर हेडिंग्स ऑफ द विच साइड एसेट साइड ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। तो आपका मेजर हेडिंग जो है वो क्या है, नॉन करंट एसेट्स है, फिर उसके बाद क्या है, करंट एसेट्स, ठीक है। ये आपका मेजर हेडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेम द सब हेडिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में आएंगे और देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं वो क्या क्या है। अंडर द हेड्स ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी विल बी प्रेजेंट। अब हम एक हेड बनाते हैं जिसमें आइटम्स रहेगा, हेडिंग्स रहेगा, सब हेडिंग रहेगा, ठीक है। इसी पूरी बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। पहला है प्रपोज्ड डिविडेंड। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में पहला है प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होती है, प्रपोज्ड डिविडेंड केवल शो ऑफ के लिए दिखाया जाता है, नोट्स टू अकाउंट में, बैलेंस शीट में कहीं उसको पोस्ट नहीं करेंगे। शो ऑफ में नोट्स टू अकाउंट में इनर कॉलम में आप दिखाएंगे जिसका कोई टोटल नहीं करना है, तो वो है प्रपोज्ड डिविडेंड। केवल कंटिंजेंट लायबिलिटी मान करके एक हेड बनाइएगा, नोट्स टू अकाउंट में लास्ट हेड कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रपोज्ड डिविडेंड जो की है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, माना गया है कि इतना डिविडेंड देना है, अभी फिक्स नहीं है, तो इसीलिए हम मान लिए हैं उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो केवल बुक्स में शो ऑफ के लिए वो प्रेजेंट किया जाता है नोट्स में अकाउंट में, बाकी बैलेंस शीट में उसका कोई रोल नहीं है। तो आपकी हेडिंग क्या है प्रपोज्ड डिविडेंड की, वो सीधी हेडिंग है कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसका कोई सब हेड नहीं होता, ठीक। अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड जो होता है वो पार्ट है आपका करंट लायबिलिटी का, ठीक है। करंट लायबिलिटी और अनपेड डिविडेंड याद रखिएगा, अनपेड डिविडेंड जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं। अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड ये होता है आपका, इसकी जो मेजर हेडिंग है वो करंट लायबिलिटी है, और इसको किस में दिखाते हैं हम, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर से रिपीट करते रहे हैं, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है। ऐसा डिविडेंड जो अभी पेड नहीं किया तो आप पेड करना है तो वो क्या है, करंट लायबिलिटी, उसकी हेडिंग जो है करंट लायबिलिटी और सब हेड है अदर करंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है, तो सीधा पता है,
नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स आते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, इसका मेजर हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी और इसका सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। मैच्योर डिबेंचर्स, मैच्योर डिबेंचर्स जो डिबेंचर्स आपने मैच्योरिटी पे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको मानेंगे करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में हम लोग शो ऑफ करेंगे करंट लायबिलिटी में अदर करंट मैच्योर डिबेंचर्स, और अगर डिबेंचर्स दिया है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं कॉल्स एंड एरर। कॉल्स एंड एरर किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का पार्ट है, तो आप सीधा सीधा कुछ करना नहीं है, इसको सोचना नहीं है। उसकी हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम, हेडिंग में आप लोग जो सब हेड और हेडिंग इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखिएगा, उसमें दिया है शेयर होल्डर फंड्स, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप कैपिटल। अर्लियर आई हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग शेयर्स, और उसमें शेयर्स में हमने कॉल्स एंड एरर को हमेशा माइनस करके दिखाते थे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो वो है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, और वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। सिंकिंग फंड इट जस्ट लाइक अ रिजर्व, ठीक है। तो वो सिंकिंग फंड जो होता है, शेयर होल्डर फंड, मेजर हेड जो उसका दिया है शेयर होल्डर फंड, और इसका पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है, इसलिए हम उसको मारेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। प्रोविडेंट फंड जो है नॉन करंट लायबिलिटी, और क्या है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, पीएफ जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएफ, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। एक तरीके का पूरा प्रोविजन रहता है कि इतना पैसा पीएफ हमको देना है एम्प्लॉइज को, ठीक है। तो जो पीएफ देना होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेड है, और सब हेड है इसका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एक तरीके का प्रोविजन है, ठीक। फिर हम आते हैं बिल्स पेबल। आपको ये पता है बिल्स पेबल किसमें जाता है? करंट लायबिलिटी, मेजर हेड करंट लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिट्स, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या है? ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट नॉन करंट लायबिलिटी होती है। पब्लिक डिपॉजिट क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जस्ट लाइक अ डिबेंचर्स। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे आइएगा, और दिया है सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स की बात कर रहा है। अंडर व्हाट हेड, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विल बी प्रेजेंटेड, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स आप लोग इसमें दिखाओ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और क्या होता है ये? ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं हम शेयर्स इन डीसीएम लिमिटेड। अगर हमारा शेयर्स, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसे को, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसे को, वो पैसा आज न कल मिलना है लंबे समय के लिए, तो वो क्या है? आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, ठीक है। वो उसका हेड होगा नॉन करंट एसेट्स, और उसका पार्ट होगा, सब हेड होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल किसका पार्ट है? करंट एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। एडवांस कैश मिला है, तो एडवांस अगर आपने कैश दिया है या से लेना बाकी है, तो वो होता है करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांस। एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद द ऑपरेटिंग साइकिल, अगर आपने कोई पैसा दे रखा है शॉर्ट टर्म में, और वो पैसा मिल गया, किसी को दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, हमने बताया था, इससे पहले भी डिस्कस किया है। तो जो ये पार्ट है आपका 5th नंबर, एडवांस रिकवरेबल, एडवांस रिकवरेबल है आपका करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, अब हम प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस सीधा सीधा आता है करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में, इसमें आएगा अदर करंट एसेट्स में आप दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका नोट्स को अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट WIP, एक इंपॉर्टेंट पार्ट WIP। अब WIP क्या है? कि WIP में कुछ लोग लायबिलिटी मानते हैं, कुछ लोग एसेट्स मानते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। अभी भी हमने डिस्कस किया था कि ये किसका पार्ट है? इन्वेंट्री का पार्ट है। WIP हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गया, ठीक है। सो ये सारे पार्ट्स आपके इन्वेंट्री के होंगे। लूज टूल्स हो गया, इन्वेंट्री है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या? इन्वेंट्री में WIP करंट एसेट्स, WIP हो जाएगी करंट एसेट्स, मेजर हेड करंट एसेट्स, और इसमें दिखाएंगे सीधा सीधा अदर करंट, सॉरी इन्वेंट्री, ठीक है। सो इन्वेंट्री में यहाँ WIP आएगा
WIV स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी उसी का पार्ट है, और WIV भी उसी का पार्ट है, लूज टूल्स भी उसी का पार्ट है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी उसका पार्ट है। तो ये पूरा होल बैलेंस शीट है। सो हम फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं। कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 14 में भी यही सेम दिया है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या है? अंडर व्हाट हेडिंग्स विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी? गुडविल। गुडविल क्या है? नॉन करेंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, ठीक है। अनक्लेम्ड डिविडेंड अभी हमने डिस्कस किया है। करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपको ये पता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड, और इसमें दिखाते हैं सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं लूज टूल्स, करंट एसेट्स, इन्वेंटरी। नेक्स्ट आते हैं एरियर्स ऑफ फिक्स्ड कम्युलेटिव डिविडेंड्स, बहुत कम आता है, यूज नहीं है इसका ज़्यादा। और फिर एक पार्ट है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिजर्व, जितने भी रिजर्व रहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम है, हम उनसे माइनस करते हैं उसको, केवल शो ऑफ के लिए दिखाया जाता है, इस बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाया जाएगा उसको, ठीक है। दीज एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो नोट्स टू अकाउंट में ही इसका प्रोविजन करना है, ठीक है। दीज एक्सपेंसेस आर टू बी राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नोट्स टू अकाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो आप नोट्स टू अकाउंट का बनाते रिजर्व एंड सरप्लस में बनाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे आप लिखोगे एसपीआर, एसपीआर में से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, वो एक्चुअल फिगर होगी एसपीआर, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे करना है। जैसे हम बनाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट में। फिर यहाँ पे लिखते थे एसपीआर, फिर यहाँ माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर एसपीआर की फिगर सपोज करो 2 लाख, ठीक है, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 20,000, तो एक्चुअल एसपीआर कितना होगा? 1,80,000। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहीं पे भी दिखेगा आपको सीधा माइनस कर देना, राइट ऑफ कर देना है। किससे राइट ऑफ करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। These expenses are to be write off from security premium reserve or from general reserve or from surplus in the which they occur. तो 3 चीज़ों से आपको राइट ऑफ करना है प्रिलिमिनरी। अगर एसपीआर दिया है तो पहले एसपीआर से करिएगा, जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व में से माइनस करिएगा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 15, 16, 17 अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम जो एक्चुअल क्वेश्चन की स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन नंबर 18 से है, आई थिंक आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 से। तो हम टुमारो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। क्लियर? सो बेटर पहले आपको करना क्या है, ये पूरा फॉर्मेट देखना है बैलेंस शीट का, ठीक है। हमने पेज नंबर भी बता दिया है, पेज नंबर इसका दिया गिवन है ऑलरेडी। पेज नंबर क्या दिया है इसका? 9.4। 9.4 को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और इलस्ट्रेशन है आपका इलस्ट्रेशन 7 से लेकर के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक केवल आप एक तरीके से पढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद केवल 17 तक आपको पढ़ना है, 7 to 17। हेड देखना है, मेजर हेड क्या है, हेडिंग क्या है, ठीक है। तो बाकी बैलेंस शीट का प्रोसेस बहुत सिंपल है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन होता बहुत सिंपल है। केवल नोट्स टू अकाउंट बनाना है और फिगर्स को पोस्ट करते चले, ठीक है। सो ये था आज की आपकी बैलेंस शीट का पार्ट जो हमने डिस्कस किया है। और टुमारो आई विल डिस्कस बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। क्लियर? सो थैंक यू गाइस।